हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एएनएस पाठशाला चैनल पर। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास में भारत में शिक्षा का विकास जो लेक्चर हमने फर्स्ट पढ़ा था उसका आज पार्ट 2 है, यानी लेक्चर 2 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो उसके बाद से हमें पढ़ना है। इसी समय पूसा यानी बिहार में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कब? चार्ल्स वुड के जो नियम थे, जो चार्ल्स वुड डिस्पैच नियम था उसके तहत। ठीक है। चार्ल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियां एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावित रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा तीव्र गति से पाश्चात्यकरण हुआ तथा अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गईं। यानी इस समय में, यानी चार्ल्स वुड के डिस्पैच के बाद 50 वर्षों तक भारतीय शिक्षा खूब तीव्र गति से आगे बढ़ी। यानी यहाँ पे अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई। इस काल में शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतः यूरोपीय ही नियुक्त किए जाते थे। यानी जो प्रधानाचार्य यानी जो प्रिंसिपल थे और जो भी आचार्य मुख्य थे वो यूरोपीय होते थे। ठीक है। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किए जाने लगे। यानी जो भारत के भी कुछ लोग थे वो भी इस शिक्षण संस्थाओं को बनाने में प्रयत्न करने लगे। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से लेकर 83। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक योजनाओं की उपेक्षा कर दी गई। वर्ष 1870 से जबकि शिक्षा प्रांतों में स्थानांतरित की गई तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि प्रांतों के सीमित संसाधनों के कारण वे इस दिशा में अपेक्षित व्यय नहीं कर पा रहे थे। 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे 1854 के पश्चात देश में शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयासों एवं उसकी प्रगति की समीक्षा करना था। हंटर आयोग की समीक्षा का कार्य केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था तथा विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है। इस आयोग ने सरकार को निम्न सुझाव दिए। क्या सुझाव है, आगे देखते हैं हम लोग। पहला है, सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। दूसरा, इसने सिफारिश की कि प्रथम प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नवसंस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दे दिया जाए। तीसरा, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। चौथा है, इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए। कौन कौन से? साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यवहारिक विद्यार्थियों के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए। ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग के सुझाव के आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ। ठीक है। यानी जो ये हंटर शिक्षा आयोग आया था 1882 से लेके 83 के बीच में, इसके वजह से 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कॉलेज शिक्षा का तीव्र गति से क्या न हुआ, विस्तार हुआ। और इससे मतलब इससे पहले विश्वविद्यालयों का विस्तार हो रहा था। तो इस हंटर शिक्षा आयोग के आने से माध्यमिक शिक्षा जो थी और जो कॉलेज की शिक्षा थी वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी तथा भारतीयों ने इसमें सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में स्थापित किए गए, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। निजी प्रबंधन के तहत सरकार की धारणा यह थी कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है तथा शिक्षण संस्थान राजनीतिक क्रांतिकारियों को पैदा करने वाले कारखाने मात्र बनकर रह गए हैं। राष्ट्रवादियों ने भी स्वीकार किया कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है, परंतु इसके लिए उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया तथा आरोप लगाया कि सरकार अशिक्षा को दूर करने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है। सन 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया,
जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की स्थिति का आकलन करना तथा उनकी कार्यक्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों को अध्ययन तथा शोध ज़्यादा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा, विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या तथा अवधि कम की जानी चाहिए तथा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि ये उप सदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत हों। तीसरा, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। सरकारों की सीनेट द्वारा पास किए गए प्रस्तावों पर निषेधाधिकार वीटो दिया गया। सरकार को यह अधिकार था कि वह सीनेट द्वारा बनाए गए नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकती है। ठीक है। सरकार यदि आवश्यक समझे तो इस संबंध में नए नियम भी बना सकती है। चौथा, अशासकीय कॉलेजों पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया। जो अशासकीय कॉलेज थे यानी जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उन पे उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृति दी गई। छठवां, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना तथा उन्हें सरकारी भक्त बनाना था। ठीक है। जो विश्वविद्यालयों में सरकारी जो राष्ट्रवादी जो थे, राष्ट्रवाद के समर्थक थे जो शिक्षक, उन्हें वो रोकना चाहता था। उन्हें वो सरकार का भक्त यानी एक तरह से सरकार का गुलाम जिसे कह सकते हैं वो बनाना चाहता था। राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की तीव्र आलोचना की तथा इसे साम्राज्यवाद को सुदृढ़ करने के एक प्रयास के रूप में देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अधिनियम राष्ट्रवादी भावनाओं की हत्या कर प्रयास है। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी। इसने गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ कर दी। राष्ट्रवादी नेताओं ने सरकार से पूरे ब्रिटिश भारत में ऐसी व्यवस्था करने का आग्रह किया। गोखले ने विधान परिषद में इसकी सशक्त वकालत की। ठीक है। शिक्षा नीति पर 1913 के अपने प्रस्ताव में सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से तो इनकार कर दिया, किंतु उसने अशिक्षा को दूर करने की नीति की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली तथा प्रांतीय सरकारों से आग्रह किया कि वे समाज के निर्धन एवं पिछड़े वर्ग को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। ठीक है। इस दिशा में उसने अशासकीय प्रयत्नों को प्रोत्साहित किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। सरकार ने प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया। कब? जो सरकारी शिक्षा नीति प्रस्ताव आया था 1913 में, उसके तहत। ठीक है। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। यद्यपि यह आयोग केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही संबद्ध था, किंतु इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थीं। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालयों शिक्षा में सुधार करना है तो इसके लिए पहले माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाना होगा। इस आयोग की सिफारिशें निम्नानुसार थी। क्या थी? स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं अपितु उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के पश्चात त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए
विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। यह निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर के लिए विद्यार्थियों को तैयार करके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। वे छात्र जो विश्वविद्यालयीन शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न हो उन्हें कॉलेज स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को पुराने संबंधी विश्वविद्यालयों यानी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ जिनमें कॉलेज दूर दूर बिखरे होते हैं के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन एवं स्वायत्ततापूर्ण यानी यूनिटरी रेसिडेंशियल टीचिंग एंड ऑटोनमस संस्थानों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, महिला शिक्षा, अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के कार्यक्रमों को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1916 से 1921 के मध्य 7 नए विश्वविद्यालय मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया एवं लखनऊ अस्तित्व में आए थे। 1920 में सरकार ने सैडलर आयोग की रिपोर्ट को भी सभी प्रांतीय सरकारों से लागू करने का आग्रह किया। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।